प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले शून्य उत्सर्जन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जेवर की रखी आधारशिला। कहा, यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक का बनेगा गेटवे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एचबीटीयू की स्थापना समारोह में लिया भाग। स्मारक, सिक्के और डाक टिकट का किया विमोचन। संस्थान के नए भवनों का किया लोकार्पण। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात के आंकड़ों में हुआ सुधार। प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर अब 1017 महिलाएं। और गंगा किनारे स्थित सभी शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को मिला पहला स्थान। मेयर मृदुला जायसवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय जनता को दिया। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। ये भारत का पहला शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। इससे उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। इस हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का द्वार बनेगा और उत्तर प्रदेश को वैश्विक लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर स्थापित होने में सहायता करेगा। आज गौतम बुद्ध नगर में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। साथियों, आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए आयाम तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का काम किया है। वर्ष 2014 के बाद से भारत में एक सुखद बदलाव देखा गया है। अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी
कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फ्यूचर रेडी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। इस हवाई अड्डे ने एक ऐसा समर्पित भूखंड चिन्हित किया है जहां परियोजना स्थल से हटाए जाने वाले वृक्षों को लगाया जाएगा। हवाई अड्डे के विकास के दौरान प्रकृति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से। कानपुर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी HBTU की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक सिक्के डाक टिकट का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के 100 वर्षों की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए टाइम कैप्सूल, शताब्दी स्तंभ, शताब्दी द्वार व अन्य नए भवनों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे अपना विद्यार्थी जीवन याद आता है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए HBTU द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका लाभ भावी पीढ़ी को मिलेगा। देवियों और सज्जनों, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूं तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई। जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं, उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है। आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों, वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काफी गंभीर हैं। संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने संस्थान परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है और भविष्य के सभी ताले इसी शिक्षा रूपी चाबी से खुलते हैं। वर्ष 1921 में स्थापित यह संस्थान इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। देश के नवनिर्माण में विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की अहम भागीदारी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति के द्वार शिक्षा रूपी
चाबी से ही खुलते हैं। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में भी अपना योगदान दे रहा है। उच्च मानदंडों एवं गुणवत्ता परक शिक्षा का केंद्र होने से क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसका श्रेय यहाँ के प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग व सशक्त एल्यूमिनाई को जाता है। इतना पुराना संस्थान होने के कारण यहाँ के एल्यूमिनाई अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष स्थानों पर पहुंचकर उन कंपनियों तथा देश के औद्योगिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने के साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में महिला पुरुष अनुपात में काफी सुधार हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1017 हो गई है। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 995 का था। ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 1000 पुरुषों पर 1036 महिलाओं की है, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 961 का है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 में उत्तर प्रदेश द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा महिला सशक्तिकरण सहित जीवन की सुगमता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सफलता का उदाहरण है। विगत 4.5 वर्ष से अधिक की अवधि में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन तथा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयास सफल हुए हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम और फिर लौटते हैं समाचारों की तरफ। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जिला पंचायत कार्यालय फतेहपुर के दौरे पर थी। उन्होंने जिला पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 करोड़ 75 लाख की लागत से निर्मित 146 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अब सड़कों की जियो टैगिंग के कारण पारदर्शिता आई है। हमारी निधि से सड़क, बारातशाला, बिजली और अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिला पंचायत से भी काम कुछ हो सकते हैं 2015 के बाद दिखाई पड़ा। पहले 2015 के पहले जिला पंचायत ब्लॉक का प्रधानी का पता ही नहीं चलता कि ये सड़क किसकी है। और ये बात सही है कि जियो टैगिंग के बाद ये एक पारदर्शिता भी आई है और ये होना भी चाहिए। नहीं एक सड़क में 3-3 बार पैसा निकल जाए और गांव का विकास ना हो, ये बहुत दुर्भाग्य रहा पंचायती राज लागू होने के बाद। और मैंने अपनी स्पीच में कहा भी कि पंचायती राज विभाग में जितना पैसा आता है, चाहे प्रधानी में हो, ब्लॉक में हो, जिला पंचायत में हो, मुझे लग रहा है कि गांवों का नर्क खत्म होना चाहिए। वो चाहे मनरेगा से, चाहे राज वित्त से, चाहे 15वें वित्त से, चाहे जैसे हो, उसका काम होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं है, 5 करोड़ आता रहा है तो भी हमारा कहीं ना कहीं गांव में काम दिखता है, चाहे वो सड़क के रूप में हो, बारातशाला के रूप में हो, चाहे लाइट के रूप में हो, चाहे हैंडपंप के रूप में हो। ये काम करने का एक तरीका है। बलरामपुर चीनी मिल इकाई हैदरगढ़ में गन्ना पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। मुख्य महाप्रबंधक बीके यादव और अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने पेराई सत्र की शुरुआत की। बलरामपुर शुगर मिल के अपने बलरामपुर ऐप के माध्यम से किसानों के भुगतान से लेकर गन्ने की खरीद तक सभी जानकारियां सीधे किसानों के मोबाइल पर प्राप्त होने से किसान काफी खुश हैं। राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 17% अधिक गन्ने का क्षेत्र बढ़ा है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा।
बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की हैदरगढ़ की यूनिट की आज से पेराई प्रारंभ की गई है और यहाँ पर जो केंद्र हैं 52 केंद्र बाराबंकी में है और 6-7 जिलों में और इनके केंद्र खोले गए हैं जिससे कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज की जा सके। नई बीज की पैदावार की जा रही है यहाँ पर और किसानों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 17% सोइंग एरिया भी बढ़ा है गन्ने का। इससे जो गत वर्षों में इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पाई है वो इस बार बढ़िया मतलब उम्मीद है अच्छी होगी। मैं एक गन्ना किसान हूँ। हैदरगढ़ चीनी मिल का आज पेराई सत्र शुरू हुआ है 2021-22 का, जिसमें हम लोग गन्ना सप्लाई करेंगे। पूर्व में हम लोगों का गन्ना जो भी आया है उसका समय से भुगतान हो गया है और जो पर्चियां मिलती हैं ऐप के द्वारा उसका भी समय से मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो रेट सरकार ने निर्धारित किया है 350 रुपये, उससे हम किसानों को बहुत फायदा होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त खाद्यान्न वितरण की समय अवधि बढ़ाने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। ये हमें गुलामी की भी याद दिलाता है और आजादी के उन दीवानों को भी याद दिलाता है जिनको स्पेन में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। मैं नहीं जानती हूँ कि आजादी के बाद से इस जगह को क्यों नहीं विकसित किया गया। मैं अभिनंदन करती हूँ भारत के सबसे प्रधानमंत्री जी को। जब 2014 में सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जिन लोगों ने इस देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी है, वो चाहे गिरवासी हो, आदिवासी हो, जनजाति हो, कहीं भी है, वहां जाकर के हमें अभिनंदन करना है, नमन करना है और उन क्षेत्रों को विकसित करना है। चित्रकूट जिले में संचालित 10 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीद शुरू कर दी गई है। इस वर्ष जिले में 21,600 मीट्रिक धान खरीद का लक्ष्य है। किसानों से 28 फरवरी 2022 तक धान खरीदा जाएगा। अब तक 122 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों को सामान्य धान की एमएसपी 1,940 रुपये प्रति कुंतल की दर से भुगतान किया जा रहा है। यहाँ जनपद में कुल 10 क्रय केंद्र हैं और 2 केंद्रों को छोड़ के बाकी सब पे खरीद भी शुरू हो गई है। अभी तक टोटल जो है 1225 कुंटल 20 किलो की खरीद हुई है और लक्ष्य जो है वो है 21,000 मीट्रिक टन और 1225 का मतलब 122 एमटी की खरीद अभी तक हुई है। अभी चूंकि बरसात भी हो गई थी, बहुत से कारण थे जिस कारण से लेट अराइवल यहाँ वैसे भी होती है, इस बार और थोड़ा लेट अराइवल हुई। और बाकी सुविधाएं यह है, पिछली बार से इस बार अंतर यह है कि पूरी खरीद बायोमेट्रिक प्रणाली से हो रही है, अंगूठा लगाकर ही खरीद हो सकती है और क्रय केंद्र जो है वो जियो फेंस्ड है, मतलब कि मशीन अगर 200 मीटर से दूर रहेगी क्रय केंद्र के तो वो गलत बताएगी। पारदर्शिता से पूरी खरीद हो रही है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईआईटी रुड़की इस वर्ष अपनी स्थापना के 175वें वर्ष के पूरे होने का जश्न मना रहा है।
IIT रुड़की विश्वविद्यालय सन 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ और वर्ष 1949 में इसे भारत के पहले तकनीकी विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 21 सितंबर वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा इसे देश का 7वां IIT घोषित किया गया। इस संस्थान ने देश के तकनीकी विकास की प्रक्रिया में अपना महान योगदान दिया है। 175 वर्ष पूरे होने पर IIT रुड़की द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अधिवेशन जनवरी 2022 में लखनऊ में आयोजित होगा, जिसमें तकनीक के साथ शिक्षाप्रद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गंगा के किनारे स्थित सभी शहरों की स्वच्छता को जांचा गया, जिसमें वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पाया गया। 20 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल को यह सम्मान सौंपा। मृदुला जायसवाल ने वाराणसी नगर निगम और जनता की सराहना करते हुए कहा कि लोगों की जागरूकता के कारण ही बनारस को प्रथम पुरस्कार मिला। विगत 20 नवंबर को मैं काशी से दिल्ली रवाना हुई थी, जहां पे मुझे प्रेसिडेंट के द्वारा गंगा टाउन में पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मान दिया गया। पुरस्कृत होकर मैं बहुत अभिभूत हुई। ये हमारे काशी की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे घाटों में जिस तरीके से सफाई हो रही है, दिन में हम लोग 3 बार सफाई करते हैं। वहाँ के भी जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं वो तत्परता से निरंतर सफाई की व्यवस्था में लगे हुए हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद के रूप में चुने गए और प्रधानमंत्री बन गए, तब से उनका पूर्ण लक्ष्य काशी के ऊपर टिका था। उन्होंने बोला था, गंगा जी मुझे बुलाई है, तो उसके अनुसार गंगा माँ को स्वच्छ सफाई करने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है और योगी जी का भी उनको सहयोग मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को आगामी 4 महीनों तक खाद्यान्न प्रदान करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लोगों ने न केवल स्वागत किया है, बल्कि गरीब परिवार द्वारा सरकार की सराहना भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि सोनभद्र में रह रहे गरीब परिवारों को सरकार के इस निर्णय से काफी राहत मिली है। मैं नीरज जायसवाल। कोरोना काल से ही मुझे राशन सरकार व्यवस्था करा रही है। ये जो 4 महीने का राशन हम लोग को गरीबों को मिल रहा है, इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। पिछले कोरोना से जो सरकार द्वारा चलाया गया अभियान जो चल रहा है, गरीबों को जो दिया जा रहा है राशन, उससे सारी संस्था बहुत आभारी है। और जो अभी जो 4 महीना जो बढ़ाया गया है, वो भी गरीबों के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि बहुत जरूरी था। उसमें भी सरकार ने हम लोग सहयोग किया, इसके लिए बहुत आभारी है सरकार। कोरोना काल से हमको राशन बराबर मिलता चला आ रहा है। अब मैं मोदी जी और योगी जी का आभारी हूँ कि जो अभी 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है, वो राशन भी मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं उनके लिए बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर निषाद है। कोरोना काल के पहले से गल्ला मिला है, इसके बाद 4 महीना और बढ़ गया। मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार ने लोगों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया था। इस योजना के तहत गरीबों को मार्च तक निःशुल्क गेहूं और चावल उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि सबको पारदर्शी तरीके से राशन मिल सके, इसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो सभी दुकानों पर लिखा गया है। मेरा नाम सीमा है। मोदी जी को धन्यवाद। कोरोना से राशन मुफ्त मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों का जो है कोई रोजगार न होने के कारण बहुत दिक्कतें हुई, जिससे सरकार को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमें जो है राशन मिला उनकी वजह से। और आगे सरकार 4 महीने के लिए और ये समय बढ़ाई है, इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद।
जिला उद्योग विभाग और उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से ललितपुर में नए उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को नई दिशा दिखा रहा है। विभाग बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्षेत्र में मदद कर रहा है। कुछ लोगों ने जहां ब्रिक्स और टाइल्स का काम शुरू किया है, वहीं कुछ लोग विभाग के सहयोग से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसानों से खरीदे गए अनाज को बाजारों में बेच रहे हैं। इससे जहां इन लोगों को फायदा हो रहा है, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। मटके वृक्ष के नाम से ये फैक्ट्री है। इसमें हम प्योर वृक्ष का काम करते हैं। इसमें हम टाल्स है और ये गुम्मे हैं, मकान बनाने के गुम्मे हैं, ये सब बनाते हैं। इसमें कम से कम 8-10 लोग काम करते हैं। उनका परिवार भी चल रहा है, हमको भी अच्छी इनकम हो जाती है। इससे मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे हमारा ये कारोबार चल रहा है। हमारा नाम राजू है और हम यहाँ पे कुछ समय से काम कर रहे हैं और श्री जे मटके ब्रिक्स फैक्ट्री गुम्मन की है। जो गुम्मा बनाते हैं हम, श्री मोदी जी की कृपा से और रोजगार दिया है उनने हम लोगों को, सब लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छी वेतन मिलता है। हमारा घर परिवार अच्छा चलता है और उन्हीं की तरफ से हमें जो कार्ड की सुविधा मिली है, जिससे कि हमें और लाभ मिल सके। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, हम उनसे खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, मिसेस खुश है, सब खुश है, घर परिवार हमारा अच्छा चल रहा है। समाचारों के अंत में देखते हैं ये संदेश। जहाँ पर हाट घाट पत्थरे का, जहाँ पर हाट घाट पत्थरे का, मंदिर महल अटरियाना, अरे बड़ा निक लागे मोर मयरिया, हमारी विंध्य नगरियाना। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले शून्य उत्सर्जन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जेवर की रखी आधारशिला। कहा, यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक का बनेगा गेटवे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने HBTU की स्थापना समारोह में लिया भाग। स्मारक, सिक्के और डाक टिकट का किया विमोचन। संस्थान के नए भवनों का किया लोकार्पण। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात के आंकड़ों में हुआ सुधार। प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर अब 1017 महिलाएं। और गंगा किनारे स्थित सभी शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को मिला पहला स्थान। मेयर मृदुला जायसवाल ने इस उपलब्धि का श्रेय जनता को दिया।